अगर देश को आगे ले जाना है, भारत को हम चाहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बने, तो देश में इलेक्शन रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। अब आप भी पता लगा लेना, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कांग्रेस के भी हैं और दूसरी पार्टीज के भी हैं, वो चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, क्योंकि हमने नहीं, शुरुआत कांग्रेस ने की थी 68 में। जब 1951 से 1967 तक 4 जनरल इलेक्शन साथ साथ हुए थे। उस समय हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, अपने मशीनें भी नहीं थी जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के द्वारा वोट दे सकें। उस समय हमारे बैलेट पेपर थे, तो भी हमारे इलेक्शन साथ साथ हो गए थे। बहुत सारे मेरे मित्र हैं कांग्रेस के, बहुत सारे स्टेट्स के, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट, और कई जो रीजनल पार्टीज के हैं, वो अंदर से ये चाहते हैं कि सर इसको जितना जल्दी लाओ उतना ठीक। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। आपको प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि जो देश हित में है, हाँ। पार्टी सेकंड स्टेप पे है, देश हित पहले है। तो उनको बताया, उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं कि पार्टी कौन आती है, मुझे तो एक सवाल का जवाब दे दो, क्या वन नेशन वन इलेक्शन हमारे पार्टी के फायदे के हो या नहीं हो, क्या देश हित में है कि नहीं है। उन्होंने कहा सब देश हित में है, कि हमें वही काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि जो देश हित में है। Good afternoon. At the Hindu Mind today, we have 3-term BJP MP and former Minister of State for Law and Information Technology, Mr. P.P. Chaudhary. In his 3 terms in Parliament, Mr. Chaudhary has headed 5 parliamentary committees. These include Committee on External Affairs that he headed from 2019 to 2024, Joint Parliamentary Committee on Office of Profit, Committee on Personal Data Protection Bill, the Joint Committee on Jan Vishwas Amendment Bill, and currently he chairs the Joint Committee on Constitution 129th Amendment Bill, which we more commonly refer to as One Nation, One Election. Now, these are complex pieces of legislation, and parliamentary committees are even more difficult terrain because here the members frequently shed their ideological moorings and they speak their mind based on their convictions, and it can get really ferocious. Debates can get really ferocious. So thank you, Mr. Chaudhary, for making time for us. Very kind of you. Thank you. And the format of our conversation is very straightforward. I will begin with a few questions and then we will open the floor for more. So you've had 16 meetings of the Joint Committee on Simultaneous Elections in Delhi. And apart from that, you've traveled across the country. You have had 6 former Chief Justice of India come and speak to the panel. Now, also interestingly, you have made your support to the legislation very clear. Why do you believe that India needs simultaneous polls? What is the urgency? What is the requirement? देखिए, जहाँ तक रिक्वायरमेंट की बात है, हमने जब जगह जगह जाकर करके पता लगाया, स्टेट्स वगैरह में भी, तो रियल में हमने ये महसूस किया, जैसे उत्तराखंड है, उनका मानना था, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी तो और कई उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी जो है उत्तराखंड की, वो 43% टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। और टूरिज्म हमारे साल में 4 महीने होते हैं, एक तो अप्रैल एंड मई एंड सितंबर एंड अक्टूबर। उनका मानना है कि अगर अप्रैल और मई में अगर विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं और या लोकसभा के हो जाते हैं अप्रैल मई में, और सितंबर और अक्टूबर में अगर विधानसभा के होते हैं, तो 43% इकोनॉमी हमारी खत्म हो जाती है। तो स्टेट के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरा मैं एग्जांपल उनका देखा, उनका टेरेन जो है बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है। उनका कहना है कि कई जगह ऐसी है कि जहां पर कई बूथ पे पहुंचने के लिए रोड वहां खत्म हो जाती है, कुछ टाइम तक तो खच्चर से जाते हैं और उसके बाद में खच्चर भी वहां आगे नहीं जा पाते। तो बहुत ही ऐसी हिल्स होती हैं जहां पगडंडी से जाना पड़ता है और उनको 3-3, 4-4 दिन लग जाता है बैलेट बॉक्सेस वगैरह लेकर के पैदल जाने में, और तब वो वहां पहुंच पाते हैं, और बैलेट बॉक्स वापस लेकर के आने में भी उनको इतना ही टाइम लगता है। तो उनका मानना था कि
ये मैन पावर का इतना वेस्टेज है। और तीसरी चीज उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताई, वो पूरे देश के लिए लागू है। जैसे आप मानिए कि पूरे देश में जैसे पंचायत की वोटर लिस्ट अलग होगी, म्यूनसिपलिटी की अलग होगी, विधानसभा की अलग होगी, लोकसभा की अलग होगी, उसके प्रिपरेशन के लिए कौन सा स्टाफ काम में लेते हैं? हम हमेशा सरकारी स्कूलों का स्टाफ काम में लेते हैं। तो वो उन वोटर लिस्ट को बार बार प्रिपेयर करने के लिए वो उसको अपना स्कूल से निकल करके वो जाते हैं। और फिर जब इलेक्शन होते हैं इन सारी चीजों के, जब चाहे पंचायत के हो, म्यूनसिपलिटी के हो, चाहे विधानसभा के, लोकसभा के, इनकी अलग अलग समय पे ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद में इनकी ड्यूटी लगती है। तो कहने का मतलब है कि उसमें आप देखिए कि पूरे देश में कितनी हमारी सरकारी स्कूलें हैं, उनका स्टाफ को हम उसमें कंज्यूम कर लेंगे। तो ये ऐसा लॉस है कि जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। कितना लॉस है बड़ा मैन पावर का, कितना टैलेंट वेस्ट होता है। अगर कंपेरेबल दूसरी कंट्रीज, डेवलप नेशन का देखो, उनके बच्चों का एजुकेशन विदाउट लॉस ऑफ एनी मैन वर्किंग डेज, उनका एजुकेशन अच्छा चला जाएगा, हमारा पुअर जाएगा। जब सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो मिडिल क्लास या हमारे समाज के अंतिम छोर के जो लोग हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में पैसा नहीं दे सकते, वो पढ़ाते हैं। तो सबसे ज्यादा विक्टिम जो हैं, जो प्रॉब्लम आती हैं, तो वो लोग हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे सामने आए थे, स्पीकर भी आए थे, और यही नहीं सभी जगह गए। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि पहली बार किसी कमेटी, क्योंकि बहुत बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म है, किसी कमेटी के सामने वर्तमान जो सर्विंग मुख्यमंत्री हैं कहीं नहीं गए। हमारे पास में फडणवीस जो है, वहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शिंदे जी, हमारे पास में हिमाचल के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री बीमार थे तो उन्होंने 2 कैबिनेट मंत्री को भेजा। सारी जगह स्पीकर आकर के उन्होंने सारों ने अपनी अपनी बात बताई। आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, सोच डिफरेंट हो सकती है। हमने सिविल सोसाइटी के लोगों को भी सुना, एजुकेशन के खूब लोग थे। उन्होंने कहा कि हमारी आइडियोलॉजी हो सकता है डिफरेंट हो, बीजेपी से नहीं मिलती हो या किसी पार्टी से नहीं मिलती, पंजाब के लोग थे, लेकिन हम मानते हैं कि हमारा एजुकेशन का सबसे बड़ा नुकसान देश में अगर हो रहा है वो एजुकेशन सिस्टम से हो रहा है। और इसको इन टर्म्स ऑफ आप जीडीपी आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। इस पे कोई रिसर्च नहीं हुई कि कितना बड़ा लॉस देश को होगा। जो लॉस सामने आया है, जो हमारे एन.के. सिंह और प्राची मिश्रा ने रामनाथ कोविंद कमेटी के सामने एक पेपर रखा था, उसमें 1.6% जीडीपी का क्लियर कट नुकसान था। अब 1.6% जीडीपी का मतलब ये है कि करीब 7 लाख करोड़ रुपए देश को नुकसान होता है। अब 7 लाख करोड़ रुपए जो हैं, अगर यही गरीबों के मकान के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए यूज हो, और वो भी अमाउंट क्वांटिफिएबल है, जो उन्होंने इकोनॉमिक धारणा से माना है। गीता गोपीनाथ भी, जो वर्ल्ड बैंक के, वो भी आए थे, उन्होंने भी ये माना। तो कुल मिलाकर के जो मैंने ये स्मॉल एग्जाम्पल दिया है कि क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है इकोनॉमिक एस्पेक्ट, मैन पावर का वेस्टेज नहीं हो, और डिसरप्शन जो इन्वेस्टमेंट का, जो एक डिसरप्शन होता है, चाहे एफडीआई हो, जब भी इलेक्शन होते हैं तो उस समय वो डिसीजन नहीं लेते, तो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। जिस स्टेट में इलेक्शन होते हैं वो ये भी देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है उस स्टेट में सेंटर वाली आएगी या नहीं आएगी, तब तक वो रुकते नहीं है। सपोज 1 साल के बाद में इलेक्शन होने हैं तो उसके बाद में रुकते नहीं है। तो जब तक सरकार को गवर्नेंस के लिए आप क्लियरली करीब 4.5 साल या 4.5 साल नहीं दोगे तो उसका आउटपुट नहीं आने का। और पूरा जो अगर हम देखें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएस एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, पूरे करीब 5 साल में इलेक्शन मोड में रहते हैं। हर साल 5 से 6 स्टेट में इलेक्शन होते हैं। आप म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन भूल जाइए, आप पंचायतों का भूल जाइए, वो तो अलग है। लेकिन रामनाथ कोविंद कमेटी ने यह कहा कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन साथ होने चाहिए और पंचायतों के इलेक्शन विद इन 100 डेज म्यूनसिपलिटी के हो जाना चाहिए। उसके बाद में पूरा टाइम जो है वो गवर्नेंस के लिए लगना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा फायदा है और हो क्यों नहीं सकते। जब 1951 से 1967 तक
4 जनरल इलेक्शन साथ साथ हुए थे। उस समय हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, अपने मशीनें भी नहीं थी जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के द्वारा वोट दे सके। उस समय हमारे बैलेट पेपर थे, तो भी हमारे इलेक्शन साथ साथ हो गए थे। तो कहने का मतलब है कि अगर देश को आगे ले जाना है, भारत को हम चाहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बने, तो देश में इलेक्शन रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। हम जब गए स्टेट्स में, हमने चीफ सेक्रेटरी को यह कहा कि आपके जितने भी सेक्रेटरीज है, सारे सेक्रेटरीज बैठे थे, जैसे सेक्रेटरीज टूरिज्म है, सेक्रेटरीज इंडस्ट्रीज हैं, सेक्रेटरीज एजुकेशन है। हमने कहा कि हमने उनको क्वेश्चनर भी भेजे, हमने परमिशन हमें स्पीकर ने दी है कि आप भेज सकते हैं, उनके परमिशन के बिना हम मंगा नहीं सकते। तो हमने पूरे सारे जितने भी स्टेट हैं इंडिया के सारे चीफ सेक्रेटरीज को भेजा और उनको ये कहा कि आप जो हैं अपने जितने भी डिपार्टमेंट है आपके स्टेट में, जितने भी मंत्रालय के डिपार्टमेंट है, उनसे चाहे इंडस्ट्रीज हो, एजुकेशन हो, वो सारी उस पर रिसर्च करें और रिसर्च कर करके उसमें ये देखिए कि भाई एजुकेशन में क्या लॉसेज हैं और इंडस्ट्री में क्या लॉसेज हैं, आपके टूरिज्म में क्या है, और भी जो दूसरे डिपार्टमेंट है उसमें सारे देख कर करके फाइनेंस का जो है सबका लॉस देख करके चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट दे और चीफ सेक्रेटरी उसको समरी बना के स्टेट वाइज दे। तो जब हमारे पास में 30 स्टेट्स का यूनियन टेरिटरी का हमारे पास आएगा तो हमें उसको हम स्टडी कराएंगे। कराने के बाद में जब एक बहुत वाइड स्प्रेड हमें मिलेगा तो हमारी रिकमेंडेशन के लिए बहुत काम आएगा। तो इसीलिए 2 एस्पेक्ट आप ध्यान रखें। एक तो सबसे बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो कि देश के लिए बहुत जरूरी है, और उसको वापस पैसे जो लगाने के जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, उनका सोचना है कि विकसित भारत के लिए जरूरी है। वो अपने आप को पॉलिटिकल अपनी पार्टी लाइन से ऊपर सोच के, जब लोगों ने उनको, प्रधानमंत्री जी को, कई लोगों ने, हमारे पार्टी के लोगों को ने भी कहा कि ये बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है क्योंकि हमारी कार्डर बेस्ड पार्टी है। जब भी कई इलेक्शन होता है तो हम सारे लोग वहां चले जाते हैं और बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। तो उनको बताया, उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं कि पार्टी कौन आती है, मुझे तो एक सवाल का जवाब दे दो, क्या वन नेशन वन इलेक्शन हमारे पार्टी के फायदे के हो या नहीं हो, क्या देश हित में है कि नहीं है। उन्होंने कहा सब देश हित में है, कि हमें वही काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि जो देश हित में है, पार्टी सेकंड स्तर पे है, देश हित पहले है। तो इस विजन से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कैबिनेट में बिल लेके आया और इस कमेटी को रेफर किया। So, question is, you've said that there are 2 reasons why this bill is essential. One is economic, and then you've said manpower is misused because of frequent elections. Investment and so many other things. Yeah, and other aspects. But there are 2 main concerns about this bill. One, it violates the basic structure of the Indian Constitution, and second, it is against the federal structure framework of the Indian Constitution, because here the states have to surrender. It feels like a surrender of their democratic rights, and also there is criticism that this frequent cycle of elections is the only way with which a voter can hold the government accountable. To say that governance is completely divorced from electoral this thing, I don't think that will be a fair assessment. I mean, what are your... Very good question. जहां तक आपका सवाल है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हैं, फेडरलिज्म के खिलाफ हैं, मैं और डेमोक्रेसी भी जोड़ता हूँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल भी जोड़ता हूँ। मेरा उन क्रिटिक्स को एक सवाल है, क्या 51 से लगा के 67 इलेक्शन हुए थे, सारे स्टेट के साथ हुए थे, क्या वो इलेक्शन साथ होना बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ थे? But then there was no clause at that point. नहीं, मैं आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। फिर क्या फेडरलिज्म के खिलाफ थे साथ होना? साथ होना अलग बात है, लेकिन क्या साथ होने से इटसेल्फ एक साइमल्टेनियस इलेक्शन होना एक इश्यू, इस पे क्या ये फेडरलिज्म के खिलाफ है या बेसिक स्ट्रक्चर के, डेमोक्रेसी के, फंडामेंटल राइट के, व्हाटएवर में भी। अब आप सोचिए कि ये इलेक्शन जो है 67 तक साथ हुए और कांग्रेस ने भी 7 स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर करके साथ कराने के प्रयास किए 68 वगैरह के टाइम में। नंबर 1। नंबर 2, अभी काफी स्टेट्स के साथ हो रहे हैं, अभी धीरे 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 अलग होने लग गए, लेकिन कम से कम
उससे शुरू में सबके साथ होते थे, फिर करीब 15-20 स्टेट के साथ होते थे, फिर धीरे धीरे कम होते, 10 स्टेट के, अभी 7-8 स्टेट के अभी भी साथ होते हैं। तो क्या हम मान सकते हैं जिनके साथ नहीं होते हैं वो तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और फेडरलिज्म और फंडामेंटल राइट वहां तो फुलफिल होते हैं, और जिनके साथ होते हैं उनका वायलेशन हो जाता है? ऐसा नहीं है। ये डेट जो है ना, इससे कोई फेडरल स्ट्रक्चर से, बेसिक स्ट्रक्चर से, फंडामेंटल राइट और डेमोक्रेसी से कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ फिक्सिंग ऑफ द डेट ऑफ इलेक्शन। सपोज किसी स्टेट के साथ करवा दिया, मान लो एक स्टेट के, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 4 स्टेट में सपोज सर्विस जो चीफ मिनिस्टर ऑन द, बिकॉज द गवर्नर इज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लाइक प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सपोज प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर advise the council of advise the either governor or president of India to dissolve the house. हाउस डिसॉल्व होता 7 हो जाते हैं, मान लो 5-7 स्टेट के साथ हो गए। क्या हम कह सकते हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन है या बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन, इसलिए 7 नहीं हो? इट इज ए क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ डेट ऑफ द इलेक्शन, दैट इज नथिंग टू डू विद द फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि हमारी 3 जो है, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, अगर आप इसमें बदलाव करते हैं तो आपको 2/3 मेजोरिटी के साथ में स्टेट की भी कंसेंट लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि 368 में भारत का संविधान में बदलाव नहीं किया जा सकता। यू कैन बेसिकली 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जब अम्बेडकर जी ने इसको रखा, उस पर डिबेट हुई कि पार्लियामेंट को पावर है कि एनी प्रोविजन, द एक्सप्रेशन यूज इन आर्टिकल 368 is any provision of the constitution. Any provision means each and every provision of the constitution can be changed by the parliament by 2/3 majority. If states are affected, suppose federal character है, आप किसी लिस्ट का सब्जेक्ट इधर उधर रखते हैं, then you have to obtain the 1/2 of the states consent. मतलब उसमें आधे स्टेट्स की कंसेंट लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है, नहीं तो लेने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इसमें जो है लेने की जरूरत नहीं है, 2/3 मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक राइडर लगाया टाइम टू टाइम, गोलकनाथ केस से जो केसेज हुए हैं, कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट दे कांट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर? इट इज नोवेयर डिफाइंड। किसी जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया। जैसे उन्होंने कुछ मान लिया कि डेमोक्रेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट कांट से that there will be no democracy in the country. हम नहीं कह सकते ऐसा। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते। ये इंटरप्रिटेशन है 368 में, लेकिन वर्ड एक्सप्रेशन एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे ये राइडर है, यू कांट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। एनीवे, नाउ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज देयर, वी हैव टू ओबे इट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का चेंज नहीं है। और उसके बाद में हमारी कमेटी ने, जब ये पार्लियामेंट में जब बिल रेफर हो रहा था, बहुत बहस हुई इसके बारे में कि दिस इज अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर, अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, दिस शुड नॉट बी रेफर्ड टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और कुछ मेंबर ने जब ये देखा, कुछ इंडिया अलायंस के लोगों ने, कि भाई कि चलो ये जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को रेफर कर दिया जाए, तो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के न्यूट्रल लोगों को, अगर मैं पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाता तो जो इंडिया अलायंस का जो आइडियोलॉजी है वो अपनी बताते, अगर हम बीजेपी के लोगों को बुलाते वो अपनी बताते, और किसी पार्टी को अपना बताते। तो हमने न्यूट्रल लोगों को, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, पहली बार देश में, आज देश आज़ाद होने के बाद में, मैं धन्यवाद देता हूं सारे माननीय न्यायाधीशों को, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि हमारे सामने यू ललित साहब, रंजन गोगोई साहब, चंद्रचूड़ साहब और JS कैर साहब, संजीव खन्ना साहब और अपने गवई साहब, ये सारे लोग आए। और सारे लोगों ने ये बात कही कि कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट, उनका मानना है कि पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है या नहीं। उन्होंने सबने माना यूनिवर्सली कि पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है और इसको बना सकते हैं। सिर्फ एक राइडर था जो हम भी मानते हैं कि भाई बिल का फॉर्मुलेशन जो है
उस फॉर्मुलेशन में आपको चेंज करना पड़ेगा। वो तो हम भी मानते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट ने कमेटी को इसीलिए रेफर किया कि उस फॉर्मुलेशन में चेंज करें। अगर फॉर्मुलेशन में चेंज नहीं होना था तो पार्लियामेंट पास कर देती। तो पार्लियामेंट ने माना है कि भाई बिल कमिटी एग्जामिन करें, जहां भी पैरा कोई डिलीट करना है, ऐड करना है वो करें। लेकिन इन्हें माननीय मुख्य न्यायाधीशों ने यही बात बताई थी। ये बात हम पूछ रहे हैं उनको, हम खुद पूछ रहे हैं कि आप बताइए इसमें क्या क्या चेंज चाहिए। तो हम फिर बाद में सारे मेंबर डेलिब्रेट करके उसको रिकमेंड करेंगे। जैसे मैं आपके जो नेता हैं वहां संजय सिंह जी, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही अभी लेटेस्ट गवई साहब के सामने। उन्होंने कहा कि देश में बच्चों का नुकसान होता है, इसीलिए ये जो वोटर लिस्ट बनती है, पंचायत की अलग, म्युनिसिपैलिटी की अलग, विधानसभा की अलग और पार्लियामेंट की अलग, लोकसभा की अलग, तो एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए। तो जब एक वोटर लिस्ट अगर होगी तो एक चुनाव के लिए भी वो हेल्पफुल होगी। तो ऐसे सजेशन जो है हम स्वागत करते हैं। हमने उसी समय ये पिकअप किया, मैंने कहा दिस इज गुड सजेशन। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी ने हमें अगर सजेशन अच्छा दिया है तो हमारा डेलिब्रेशन कमेटी के सामने बहुत एकेडमिक, बहुत हेल्दी, और इसी वजह से मुझे लगता है कि फॉर्मर भारत के मुख्य न्यायाधीश आए और ये पहली बार हुआ। और वही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस डॉक्टर BS चौहान, हेमंत गुप्ता, ये 8 ये हो गए, और 3 जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। और लीगल लुमिनरी में मैं बता दूं, हरीश साल्वे आए थे जी, और मिस्टर सिंह भी आए थे, कपिल सिब्बल आए थे, वेंकट रमनी आए थे, और इकोनॉमिस्ट में गीता गोपीनाथ भी आई थी जी। और उसके बाद में आप पनगड़िया भी आए थे, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया भी आए थे, और उसके बाद में NK सिंह मिश्रा भी आए थे, और चीफ मिनिस्टर, स्पीकर्स, डिप्टी चीफ। आप सोच के देखिए कि इतना बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म है, एवरीबडी इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट। Yes, no, there is no question about the fact that you are speaking to a wide array of stakeholders. But somewhere in the beginning of your answer, you mentioned an important thing. You said that the date has to be decided, right? Now, here's the point. First of all, please explain how will the simultaneous elections work? And second, isn't the law giving unfettered powers to the election commission to decide the fate of the election, to fix the election cycles? And isn't that going to be a big problem if it is implemented in its present form? देखिए, मैं पहले तो क्लियर कर दूं बिल का इंटेंट, ऑब्जेक्ट एंड स्पिरिट। वी शुड नो अबाउट द बिल एंड एवरीबॉडी शुड नो अबाउट द बिल। बिल का बेसिकली 2 फोल्ड पर्पज है, अगर आप देखें तो जो बिल भेजा है। एक तो हाउ टू सिंक्रोनाइज द इलेक्शन, नंबर 1, and second part, once you synchronize all election, how to maintain that synchronicity, that is second part. So we can divide in 2 parts. For synchronizing the election, we should understand the bill, then questions आ सकते हैं उसमें, जैसे इलेक्शन कमीशन का क्या, वो मैं लेटर पार्ट बताऊंगा। तो सिंक्रोनाइज करने के लिए, जैसे सपोज मैं एक इमेजिनरी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कब पास होगा, ये तो पार्लियामेंट के ऊपर निर्भर करता है, कमेटी के मेंबर्स पे करता है। वी टेक द डिसीजन यूनिवर्सली, मैं अकेला नहीं हूं, मैं तो एक चेयरमैन हूं, तो दूसरे मेंबर को भी मैं रेस्पेक्ट करता हूं अक्रॉस द पार्टी लाइन, और इसीलिए हमारा माहौल अच्छा है, आइडियोलॉजी डिफरेंट होते भी। तो उसमें सिंक्रोनाइज करने के लिए, जैसे सपोज 2028 में बिल पास होता है और सारे पार्टी मान ले दिस इज इन नेशनल इंटरेस्ट, 28 में पास होने के बाद में जनरल इलेक्शन अगर 2029 में होते हैं, तो एज पर स्कीम ऑफ द बिल जो फर्स्ट सिटिंग होगी पार्लियामेंट की, दैट इज ए अपॉइंटेड डेट फॉर ऑल टाइम टू कम, चाहे 100 ईयर्स चले। अपॉइंटेड डेट में जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, जैसे 30 मई को पार्लियामेंट की फर्स्ट मीटिंग हुई। नाउ बिफोर 30 मई नेक्स्ट टाइम में 2034 में सारे इलेक्शन स्टेट के इलेक्शन 30 मई 2034 को हो जाना चाहिए। दैट इज अपॉइंटेड डेट फॉर ऑल टाइम टू कम, दैट इज ए कैलेंडर। उसके बाद में सपोज अब इसमें क्या होगा, कुछ स्टेट जो हैं अगर 2029 में ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ सरकारें मान लो उनके चीफ मिनिस्टर कहते हैं भाई हम 7 करा ले, 2-4 महीना का फर्क है, क्यों अलग करवाएं, वो 7 आ सकते हैं। कुछ के पहले जो हो गया टर्म 2-4 महीने हैं वो भी 7 आ सकते हैं।
तो 10 स्टेट साथ आ सकते हैं। उसके बाद में, उस डेट के बाद में फिर बिल में प्रोविजन है कि जो भी इलेक्शन 2029 के बाद होंगे वो इलेक्शन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब कि सपोज आपका 30 में इलेक्शन हुआ, वो 4 साल के लिए होगा। 31 में इलेक्शन हुआ, वो 3 साल के लिए होगा। 32 में होगा, वो 2 साल के लिए होगा। और 33 में अगर इलेक्शन किसी का हुआ, वो 1 साल के लिए होगा। तो ये वन टाइम मेजर है। अगर हम कहें भाई कि ये ऐसा क्यों होता है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। पार्लियामेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का, और ये फेडरल स्ट्रक्चर के जो 368 में कहीं दिया हुआ इस तरह का टाइम फिक्स करना, डेट फिक्स करना, ये फेडरल स्ट्रक्चर से कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है टू फिक्स द टाइम ऑफ द। और अगर हम कहते हैं भाई कि 2 साल के बाद में आप लॉ बना करके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके लॉ बना के 2 साल के बाद में उस विधानसभा को डिसॉल्व कर देते हो ऑटोमेटिकली, दैट टर्म टेन्योर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर विल कम टू एन एंड on the appointed date, meaning thereby if election of that particular state legislature is conducted in 2033 or 2032, suppose 2032, then it will automatically by basically a plus of time or immediately come to an end 2034, तो 2034 में हो जाएगा। अब एक सवाल आता है कि भाई हाउ कर्टेलमेंट, वाई कर्टेलमेंट। तो मैं एक सवाल और पूछता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में भी है कि हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है। अगर आज जनता ने पार्लियामेंट को चुना और विधानसभा को चुना, 5 साल के लिए चुना, लेकिन उसके बाद में 6 महीने के बाद में, साल भर के बाद में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, वो 1 साल तक ही रहती है। तो अगर वो पार्लियामेंट या विधानसभा 1 साल तक रहती है, तो लॉ के द्वारा वन टाइम मेजर करना, वो तो परमानेंट मेजर है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, लेकिन लॉ के द्वारा ये प्रोविजन करना कोई गलत नहीं है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोविजन शॉर्टर पीरियड के लिए हो सकता है, तो सिंक्रोनाइज करने के लिए भी हो सकता है, दैट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो ये भी पब्लिक इंटरेस्ट में। उसके बाद में जब सिंक्रोनाइज सारे इलेक्शन हो जाएंगे 2034 में, सब साथ हो जाएंगे धीरे धीरे वो सिंक्रोसिटी के तहत। हाउ टू मेंटेन दिस, अब आप सवाल, सेकंड सवाल आएगा, आपने पूछ रहे, मैं आई एम रेजिंग माई सेल्फ, ये क्वेश्चन मैं रेज कर रहा हूं कि भाई आप हो गए और यू हैव, हमारा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आप, और बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक स्ट्रक्चर, यू कांट चेंज इट। वी कांट से कि भाई कि नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता, वो तो आएगा। अगर पार्लियामेंट के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया 2 साल के बाद और वापस इलेक्शन हुए, तो 3 साल के लिए होंगे, तो एक डेटरेंट होगा उनके माइंड में, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के, कि वी हैव टू बिहेव प्रॉपर्ली। हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे काम नहीं करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। तो वो जाएंगे कि भाई हम 2 साल के लिए वापस चुने जाएंगे या 3 साल के लिए चुने जाएंगे, तो वो एक नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे। तो इसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि हम थ्योरी ऑफ रिमाइंडर टर्म का जो है, ये थ्योरी ऑफ रिमाइंडर टर्म जो है एप्लीकेबल होगी उसमें हम अभी प्रोविजन बिल में नहीं है, लेकिन उसमें नेशनल गवर्नमेंट का भी सोच सकते हैं। सपोज गवर्नमेंट फंक्शन ही नहीं कर रही, बिल ही पास नहीं हो रहा, 2 साल का टर्म रहा और डेडलॉक हो गया, देश में सरकार तो फंक्शन करनी चाहिए, नहीं तो डेमोक्रेटिक सेटअप क्या होगा, कोई बराबर के हो गए, कोई बिल पास नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। तो नेशनल गवर्नमेंट के हम इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस करेंगे कि भाई अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। अगर डेडलॉक हो जाए क्या होगा, वी कैन हैव ए नेशनल गवर्नमेंट, वी कैन इलेक्ट द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर और बेसिकली चीफ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कि भाई 1 साल रहा है, 2 साल रहा है। और ये भी कर सकते हैं कि भाई कि 1 साल के बाद में, अभी बिल में कोई प्रावधान नहीं है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर 1 साल पहले सरकार गिर गई तो 1 साल के लिए इलेक्शन तो कर नहीं सकते। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि सीरियसली हम थिंक कर रहे हैं कि अगर 1 साल ही पीछे रहा है तो उसके लिए क्या ये प्रोविजन डाला जा सकता है कि 1 साल के बाद में अगर रिमाइंडर टर्म 1 साल का ही रहा है, टेन्योर 1 साल का ही रहा है, उसके बाद में जनरल इलेक्शन होंगे, तो उसमें क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है कि नहीं लाया सकता। क्योंकि हमने ये परीक्षण कर लिया, अभी हमारे कंट्री में 3 टियर ऑफ सिस्टम है गवर्नेंस का। 1 इज पार्लियामेंट, लोकसभा, पार्लियामेंट बोथ द हाउस, सेकेंड इज स्टेट लेजिस्लेचर एंड थर्ड इज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। पहले हमारे लोकल बॉडीज हुआ करती थी,
कॉन्स्टिट्यूशन 243 अमेंडमेंट आने के बाद में, 243 आर्टिकल आने के बाद में, उसमें लोकल बॉडीज को हटा करके लोकल बॉडीज की जगह इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट दिया। उनके पावर भी दिए, वो टैक्स भी इंपोज कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको पावर डेलीगेट करेगी, लेकिन अभी कहीं ने किए नहीं है। अभी बहुत साल हो गए जबकि उसको हुआ। ये कांग्रेस के टाइम हुआ, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात आप देखेंगे, रिमाइंडर टर्म की थ्योरी जो है उसमें इनकॉर्पोरेट की हुई है। जब हमारी ग्रास रूट की डेमोक्रेसी में, ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो चाहे म्युनिसिपलिटी हो, एक 10 में म्युनिसिपलिटी हो चाहे पंचायत हो, उसमें 3 साल के बाद में, 3 साल के टर्म के बाद में आप नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव नहीं कर सकते। वो सारी स्टेट ने अपने उनके लॉ बने हुए, उन्होंने अपने अपने लॉ बनाए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में, और उसके बाद में कि उन्होंने 1 साल का बनाया कि 1 साल अगर टेन्योर रहा है तो आप मूव नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ ये भी राइडर लगाया कि अगर 2 साल के बाद में या 3 साल के बाद में नो कॉन्फिडेंस मूव होता है तो चुनाव जो होगा वो 5 साल के लिए नहीं होगा, वो रिमाइंडर टर्म के लिए होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी ग्रास रूट डेमोक्रेसी में हमने ये प्रिंसिपल जो है डाल दिया है। तो ये प्रिंसिपल जो है हमारे गवर्नेंस पर्पस के लिए हम विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए भी डाल सकते हैं। So panel is planning to recommend this provision that at least if there is only a year left to the election, you should not, nobody should be able to move no confidence. अभी बिल साइलेंट, बिल इज साइलेंट अबाउट इट। हम डेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज को भी पूछेंगे। लीगल, अब दिस क्वेश्चन इज बेसिकली लीगल एक्सपर्ट से लेना देना नहीं है। हम लीगल एक्सपर्ट्स को पूछते हैं, उन्होंने कहा दिस इज ए पॉलिटिकल डिसीजन, नेचुरली दिस इज ए पॉलिटिकल डिसीजन, और उनका कहना लीगली इट इज ए टेनेबल। अब पॉलिटिकल डिसीजन में वेदर यू टेक इट और नॉट, it depends upon the parliament. So you didn't answer the question on election commission and the powers. Yes, I'm coming. Now, good question. Now, second point is, no doubt, the power to election commission is given. Yeah, to decide the whole cycle, the electoral cycle. Not cycle. This one important aspect. If you see the bill, if the election commission is of the opinion, the word opinion, the expression opinion, that the election of a particular legislature could not be conducted, then the election of that particular legislature can be conducted on a later date. Now, question is, the election commission is a sole body to decide it. Suppose if you take any state example, that election of that state is due and it is required to be conducted along with the general election. But if the election commission's opinion that the election of this state can't be conducted, then it is to be conducted on later date. Now the basically apprehension, or this, so many express their apprehension. This is a basically unbridled, unguided power. Absolutely. And if this opinion may be subjective, not based on objective criteria and consideration. So it should be a guided opinion. On what basis? Or some of the experts said that opinions should be objective and there must be a reason to be recorded. And for those reasons, the judicial review is available. The judiciary can examine whether the reasons recorded by the election commission is valid or not. You can't oust the judicial review. So without reason, how they will look into judiciary. So some of the members are of the view that if you provide this provision opinion, then it will not withstand the tide of judicial scrutiny. So we have to think about it. Even some of the former Chief Justices have also expressed their apprehension on it, and we are also realizing it. We know that bill has been referred to the committee for examination, and examination include changing the contents of the bill. We may delete the provision, we may add the provision if the committee decide, and thereafter it will go before the parliament for debate and passing. So it is. I'm not saying that it is correct or incorrect at this stage. It is to be decided by the committee. But prima facie, I am also of the view that yes, their apprehension is correct. We have to seriously think about it, whether this power is given or not. But some of the people also said that after all, you have to give power to somebody.
it is election commission is an institution. There is no question, and that is a constitutional body, and there is no question to mistrust it. But there is And no question to mistrust. Then, in fact, some of the people said that it should be basically because if the president decided, the election commission may report, president decided, and every decision of the president in our constitution, it basically the president can take decision only on the aid and advice of the Council of Ministers. So decision of the president is nothing but decision of the Council of Ministers. But in two places in the constitution, where the decision of the president is final, the decision of the election commission is final, with respect to disqualification of the member of parliament, then the president is not required to ask the Council of Ministers. So basically, whether we have to give the too much power to the election commission or not, or it is matter is required to be placed before the parliament, both the houses of parliament. If the parliament approve that yes, the election of that particular state it can't be conducted due to the so many regions, regional regions may be there. Yeah. We can't anticipate all the regions. Then the power should be given to the parliament. Or should not be postponed. At certain level, it may be sometime misused by the majority. But you have, when we are in democracy, democracy is basically based on the majority decision. So it may be a wrong decision, it may be right decision. But then finally in democracy, the people are basically the masters. If you take a wrong decision, then next time people can correct that decision. So now that we're speaking about election commission, several questions have been raised about its independence and the whether election, there is, at least the opposition parties have a huge amount of distrust on the election commission. And in this atmosphere, special intensive revision of electoral rolls is underway right now in 12 states. What are your views on this exercise? Because you've also said that we need one common roll, and we found various problems. For example, in Uttar Pradesh, the electoral roll for the panchayat has a different number of voters, and the electoral roll for the general elections and assembly elections has a different number. So what are your views? Do we need all this revision or not? Once SIR is complete, SIR is a basically exercise. So many voters, they are there already dead. मर गए हैं, कहीं परमानेंट माइग्रेट कर गए और दूसरी जगह इलेक्शन में वहां पर नाम है. तो कई रीजन्स जो हैं उनकी रीजन से हो रही हैं, और ये स्क्रूटनी टाइम टू टाइम जरूरी है, जो पहले स्क्रूटनी नहीं हुई. तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो अगर इलेक्टोरल रोल ऐसी बन जाती है तो आई एम पर्सनली ऑफ द ओपिनियन, गवर्नमेंट में डिफर और एनी कमिटी में डिफर, लेकिन मैं इस ओपिनियन का हूं कि वो जो इलेक्टोरल रोल SIR के बाद बनता है उसको हम पंचायत में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, म्युनिसिपैलिटी के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, और विधानसभा के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हैं. इनके लिए SIR अलग अलग होने की जरूरत नहीं है. जब एक बार स्क्रूटनी हो जाए उसी को हम उस वार्ड में फिट कर सकते हैं कि इस वार्ड के कौन से वोटर्स आ रहे हैं, पंचायत के कौन से आ रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी के कौन से आ रहे हैं, और उस विधानसभा के कौन से आ रहे हैं. तो उसके बाद में वो उसकी स्क्रूटनी होने के बाद में अलग अलग एक्सरसाइज करने की मेरा मानना की जरूरत नहीं. वन टाइम एक्सरसाइज जो SIR की कर रखे हैं अभी हो रही हैं, तो इट इज फॉर ऑल द पर्पजेस, ऑल द इलेक्शंस, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, विधानसभा, लोकसभा. But we had 2024 elections based on a certain electoral roll, and within a year, the very people who voted in that election have been kicked out of the state. देखिए 2024 तक अगर SIR नहीं किया, स्क्रूटनी नहीं की, उस समय भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई. अगर मान लो एक स्क्रूटनी एक फेज के बाद होती है, लेकिन ये नहीं कि उस समय नहीं हुई तो अब नहीं हो सकती. दिस कैन बी ए रीजन. हाँ, इसका नहीं, ये नहीं कि अभी आप अगर मान लो उसको ठीक करे नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं है कि भाई उस समय करनी जरूरी थी और अभी नहीं कर सकते. तो जब अगर हो रही है, जब रियलाइज किया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट के पास में कई स्टेक होल्डर से जब कंप्लेंट पहुंची कि फेक वोटर्स बहुत हैं, और उसके बाद में अगर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचा और इलेक्शन कमीशन ने अगर डिसीजन ये लिया है, तो इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है. अगर कोई रेज कर रहा है तो उनके पास में कोई टेनेबल ग्राउंड नहीं था. इसीलिए बिहार में देखिए आप कितना शोर मचा था. उन्होंने कहा कि बिहार में लोगों के वोट काट दिए, बिहार में थंपिंग मेजॉरिटी से आए. इसका मतलब नब्ज को, जनता की नब्ज को पहचान नहीं पाए, और जनता चाहती है कि इलेक्टोरल रोल जो है
वो साफ सुथरी हो, और इसमें इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा। Sir, since you're looking at election laws also very closely because of this panel's work, I just want to ask you a couple of questions on this recent election commission data revealed that BJP had a bank balance of over 7,000 crores as of March 31st, 2024, compared to the Congress's 857 crores. The BJP has also outspent all the other parties. कांग्रेस का कितना बताया आपने? 800 crore, 800 some crores, 857 crores. Now, doesn't this create an uneven playing field? And as part of electoral reforms, my question to you specifically is, do you believe India should consider state funding of election? देखिए, स्टेट फंडिंग इलेक्शन जो है एक ऐसा इश्यू है। इंडिया की इस डेमोक्रेसी में स्टेट फंडिंग का मतलब ये होता है 2 पार्ट सिस्टम होता है, उसके में ऐसा नहीं होना जरूरी है, ये डिबेट हो सकती है। लेकिन अभी जो है स्टेट फंडिंग का, अब आप कहते हैं कि उसमें उनकी पार्टी कितना है, उसकी पार्टी में, तो आप कुछ साल पहले के डेटा उठा के देखिए। जब बीजेपी के जब एमपी होते थे तो उसका बैंक बैलेंस मुझे लगता है कई बार 0 भी होगा या कुछ नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल कह सकते हैं, और कांग्रेस का खूब होगा। तो इसलिए डोनर जो है किसको देता आप उसको कंपेल नहीं कर सकते, और कोई लॉ नहीं बना सकते किसी को स्टॉप करने की, ये तो डोनर की चॉइस है। अब मैच्योर डेमोक्रेसी में ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं देख लीजिए, अमेरिका में भी देख लीजिए, किसको रिपब्लिकन को कितना देता है, डेमोक्रेटिक पार्टी को कितना देता है। तो उसमें आप इसमें ऐसा नहीं एक रिजिड प्रिंसिपल ले डाउन नहीं कर सकते। Okay. Sir, since you have headed 5 parliamentary committees and you're part of over a dozen parliamentary committees, my question is, do we need improvement in the way the parliamentary committees function? Should India consider live streaming of committee proceedings as it is done in US and other democratic countries? Or should we allow witnesses to appear virtually so that you can widen the participation instead of आप कहीं और जाके ट्रैवल करें कमिटी मेंबर्स के साथ? Isn't it much more better if they can just? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भाई के कमिटी की प्रोसीडिंग जो है, अभी एज ऑन टुडे पार्लियामेंट का रूल है कि उसकी सीक्रेट प्रोसीडिंग होगी, और उसके कई रीजन हो सकते हैं कि भाई के इन्फ्लुएंस विटनेस का, दूसरे विटनेस आने का। जहाँ तक आपने यूएस का एग्जाम्पल दिया, ये नो डाउट डिबेट का विषय है, कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स नहीं दिया जा सकता, ये डिबेट का है। तो इस पर डिबेट की जा सकती कि जब मैच्योर डेमोक्रेसी में आते हैं, इंडिया के ये अगर हैं और यूके का वगैरह का सारा का सिस्टम करके, दिस इज ए गुड सब्जेक्ट वेयर वी कैन एग्जामिन इट, और इसमें डिबेट हो सकता है। लेकिन एज ऑन टुडे अभी पार्लियामेंट की जो कमिटीज की प्रोसीडिंग है वो सीक्रेट रहती हैं, और उसमें रिकमेंडेशन आने के बाद में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब रिपोर्ट जाएगी तो उस समय जो है वो पब्लिक डोमेन में आती है। तो इसके जो है अगर आप कारण देखें तो कई बार होता है स्टेक होल्डर जो हैं वो अपनी बात बताने में उसको प्रॉब्लम आती है, या दूसरा स्टेक होल्डर जो है। लेकिन हमारी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का ओवरऑल अगर ये कमिटीज का ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखें, जैसे मैं मेरा बताऊं फॉरेन अफेयर्स कमेटी का, पिछले 5 सालों में 2019 से 24 तक करीब करीब अबव 90% रिकमेंडेशन जो है वो एक्सेप्ट हुई है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट कमिटीज का वर्किंग जो है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, और कितना सभी पार्टी के लोगों का अबव पार्टी अलाइन से उठ करके पार्लियामेंट्री कमेटी में वो काम करते हैं और अपना इनपुट देते हैं। दैट इज ए ग्रेट इनपुट, और यही कारण है अगर पार्लियामेंट्री कमिटीज की रिकमेंडेशन में कोई कमी होती तो गवर्नमेंट जो है सारी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन मुझे याद है किसी में 99% रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुई, किसी में 90, तो एवरेज मैं कह सकता हूं कि 90% रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुई है। तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि हमारी पार्लियामेंट कमेटी बहुत स्ट्रांग है। और दूसरी बात, जो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं होती है वहाँ मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना पड़ता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो देते हैं कि भाई कि ये रिकमेंडेशन क्यों नहीं एक्सेप्ट हुई, उसके भी डेलिब्रेशन होता है। और अगर उनका जस्टिफिकेशन अगर गवर्नमेंट देती है पार्लियामेंट कमेटी को तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और जस्टिफिकेशन नहीं है
तो उसको पार्लियामेंट कमेटी मना भी कर देती है, तो उसमें बाद में उनको एक्सेप्ट भी करते हैं। तो इसीलिए हमारी पार्लियामेंट कमेटी जो है बहुत स्ट्रांग है और इनकी वर्किंग जो है बहुत अच्छी है। हम पार्लियामेंट कमेटी के वर्किंग के बारे में वी कैन बी रोल मॉडल फॉर द अदर मैच्योर डेमोक्रेसी। Okay. There is no scope of improvement. We are perfect. इम्प्रूवमेंट स्कोप इज ऑलवेज देयर। Okay. हाँ, वो दैट मैं ये नहीं कह सकता हूँ इम्प्रूवमेंट वी हैव अचीव्ड इट। और हमेशा हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए दूसरे प्रिंसिपल भी हमें देखना चाहिए। लेकिन कुछ अगर मान लो जैसे आपने पब्लिक का है उससे लॉस होगा या नहीं होगा, ये डिबेट का इश्यू है। वेरियस स्टेक होल्डर जो हैं उनके इनपुट आने के बाद में भी कोई कॉन्क्रीट डिसीजन लिया जा सकता है और वो रूल चेंज हो सकते हैं। All right, thank you. I think I have 2 more questions, but I'll open the floor for questions. Yes, Sampath. So thank you so much for outlining the the architecture of this one nation, one election system so well. So I have just 2 questions. In the beginning, you sought to justify it by saying that it would affect education of poor children, especially those who are in government schools. But as per the data presented by the government in the Rajya Sabha, more than 18,700 schools, government schools, have been shut down in the last 5 years. So this doesn't seem to tally with the government's expressed consent for public schooling. So would you agree that given this justification seems a bit hypocritical? Number one. Number 2, when you are saying that the no confidence motion will be disincentivized in this system, especially in state legislatures, especially when there are 1 year or 2 years left for the next election cycle date. In that sense, aren't you sort of bringing in the presidential system of government by the back door? Because only in the presidential system you have a fixed term for the executive, and here you are defanging the legislature's means of holding the executive accountable through the no confidence motion by disincentivizing it. So is this a way of getting the presidential system for the executive? So these are my 2 questions. Now the two question. फर्स्ट आपका है एजुकेशन का, जो डेटा आप कह रहे हैं प्रेजेंट वगैरह हुए थे, स्कूल शट डाउन हुई। आप मेरी बात को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल शट डाउन होने का मतलब क्या है कि वहाँ एजुकेशन जो है जिस लेवल का होना चाहिए वहाँ नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम टीचर्स को वहाँ पर पूरी स्कूल को छोड़ करके वो सेंसस के लिए भी जाएंगे, पंचायत के वोटर लिस्ट में जाएंगे, जब भी ड्यूटी होगी म्यूनसिपलिटी के जाएंगे, विधानसभा लोकसभा, और इसके लिए ट्रेनिंग होगी उनके पहले, फिर वोटर लिस्ट बनाने जाएंगे। जब इलेक्शन होंगे चारों के तो अलग अलग टाइम पे वो जाएंगे और उसके बाद में इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कितना जो एजुकेशन आवर्स जो हमें अलॉटेड है उसमें अगर आप पूरा देखें तो कितना लॉस होता है। तो कौन पेरेंट जो है फिर गवर्नमेंट स्कूल में भेजेगा? तो प्राइवेट में भेजेगा। तो गवर्नमेंट स्कूल में जब बच्चे नहीं होते हैं तो शट डाउन ही होगी। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर एजुकेशन अच्छा होगा, अच्छा तब होगा जब हम टीचर्स जो हैं पूरा का पूरा टाइम जो है उसमें डिवोट करेंगे और इलेक्शन एक साथ करवाएंगे। तो अपने आप अगर गवर्नेंस जो है अगर 6 महीना में जो होगा कम से कम 4.5 साल जो है वो तो हम कम से कम गवर्नेंस के लिए लगाएं। तो गवर्नेंस के लिए नहीं लगा करके टीचर से लगा के पूरा देश जो है वो इलेक्शन मोड में रहता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, तो आप 5 से 6 राज्यों के इलेक्शन प्रति वर्ष होते हैं और आप उसका तो छोड़ ही दीजिए, पंचायतों के, म्यूनसिपलिटी के, उनके तो टाइम होते ही रहते हैं, पूरा इलेक्शन मोड में होता है, पूरा इलेक्शन ही चलता रहता है। तो इसीलिए गवर्नेंस का जो है सबसे बड़ा वो नुकसान होता है। और दूसरा जो आपका सवाल है कि भाई कि आपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बताया कि 3 साल के बाद में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और गवर्नमेंट फॉल हो गई। तो जब हमने पंचायतों के लिए पिछले कम से कम 25-30 साल से हम देख रहे हैं कि भाई ये सिस्टम सक्सेसफुल चल रहा है और इसकी वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हुआ कि भाई इट इज एंटी डेमोक्रेटिक, कि हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया है तो उसके बाद में इलेक्शन ला ही नहीं सकते 2 साल के बाद, 2 साल अगर शेष रहे तो एंटी डेमोक्रेटिक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, एंटी डेमोक्रेटिक नहीं, सर्टेन पीरियड के बाद में नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको रोका है। क्योंकि इसलिए रोका है क्योंकि अगर इलेक्शन होंगे तो 2 साल के लिए होंगे। तो जब व्हेन वी स्ट्राइक ए फाइन बैलेंस बिटवीन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड द ओनली इलेक्शन फॉर द बेसिकली इलेक्शन फॉर 5 years, व्हाई वी शुड गो फॉर 5 years? जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना। अगर वहां पर इलेक्टेड लोग अगर कोई रीजन हो जाता, व्हाई नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड ऑल दिस, डेमोक्रेटिक है वो भी प्रिंसिपल। लेकिन एट द सेम टाइम
हमें ये भी देखना कि वी हैव टू सी द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कीपिंग इन व्यू द पब्लिक इंटरेस्ट. सो वी हैव टू स्ट्राइक ए फाइन बैलेंस between the democratic principle and public interest. You said one of the reasons brought in is that model code of conduct doesn't allow for governance. But when a government is elected for 1 year, what kind of governance would people be able to deliver in 1 year term? That's another question which is being raised. देखिए उसमें जब हम अगर मान लो ये भी सजेशन आए हैं एज पर, अगर आज बिल का जो स्कीम और ऑब्जेक्ट इंटेंट देखे तो वो 1 ईयर के लिए है. 6 महीने में तो इलेक्शन हो नहीं सकता क्योंकि सेक्शन 14 एंड 15 है जो अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट का जो प्रोविजन है उसमें 6 महीने के पहले इलेक्शन कमीशन को पावर है कि वो डिजॉल्व कर करके इलेक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं. तो 1 साल का हमने मान लिया कि भाई लॉ साइलेंट है, बिल साइलेंट है कि भाई कि अगर जो ही डेमोक्रेसी में अगर गवर्नमेंट फॉल होते इलेक्शन होंगे कितना टाइम बाद में, इट इज़ कंप्लीट साइलेंट. तो ये गैप जो है वो कमेटी को देखना है, एग्जामिन हम करेंगे. क्या हम इस तरह का प्रोविजन करें कि अगर मान लो 3 साल कंप्लीट होने के बाद में अगर जो नो कॉन्फिडेंस आना है तो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल तक लेंगे. लेकिन उसके बाद में अगर 1 साल रहता है तो उसमें आता तो वो ठीक नहीं. लेकिन दूसरी बात देखिए आप, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं, कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ये रिस्क नहीं लेगा कि वो 1 साल के लिए इलेक्शन में जावे. तो इट विल प्रूव ए डेटरेंट कि उसके दिमाग में ये होगा कि ये अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो 1 साल के लिए चुने जाएंगे. तो वो फिर नेशनल इंटरेस्ट में उसमें ये हो सकता है कि फिर आप कह देंगे सरकार नहीं चल रही है, कैसे करें, बिल पास नहीं हो रहा, लॉ पास नहीं हो रहा, पार्लियामेंट हैव टू टेक द मेजॉरिटी डिसीजन. तो उसमें ये डेलिब्रेशन चल रहा है कि भाई के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो सकते हैं. उसमें क्या करें, ये मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन इसका भी डिबेट चल रही है. वो कमेटी तय करेगी और उसके बाद में फाइनल पास करने का, उसको करना कि नहीं करना, वो पार्लियामेंट तय करेगी. हमारा काम है रिकमेंडेशन करना, और रिकमेंडेशन हम करेंगे पूरा डेलिब्रेशन कर करके सारी पॉलिटिकल पार्टी से, सारे लोगों से, और फिर उसके बाद में हम अपनी रिकमेंडेशन देंगे. सर मेरा क्वेश्चन टेक्निकल नहीं है, मेरा क्वेश्चन थोड़ा पॉलिटिकल और जनता से जुड़ा हुआ है. बहुत सारे लोगों का ये मानना है, और ये हमने हमारे आंखों के सामने भी होते हुए देखा है, कि एक बार कोई गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई तो अनलेस उनको ये डर है कि हमें फिर से एक और देश के एक और कोने में जाके जनता को सामना करना है, वो सुनना बंद कर देते हैं. जो रिएक्शन लेना होता है चीजों को लेके, वो सोचते हैं कि एक इलेक्शन में, जैसे आईएएस में एक इंटरव्यू, एक प्रोसेस पास करने के बाद सोचते हैं बस हो गया, उनकी नौकरी पक्की. तो एक इलेक्शन आप जीत गए और 5 साल आपकी सरकार है, तो रिएक्ट नहीं करते पब्लिक इश्यूज को. इट्स नॉट दैट एवरी डिसीजन दैट यू टेक पब्लिक को पसंद होगा या पब्लिक के हित में होगा. इसका एक एग्जांपल है 2018 में जब भाजपा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश का चुनाव हारी थी. उस टाइम पे बहुत किसानों का आंदोलन भी हुआ था, फायरिंग भी हुई थी मंदसौर वगैरह में. और उसके तुरंत बाद, जब हार हुई उसके तुरंत बाद पीएम किसान निधि, सम्मान निधि का लॉन्च हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और बीजेपी ने ये रियलाइज किया कि किसान जो हैं उनको ये इनकम सपोर्ट की जरूरत है, डिस्ट्रेस हो रहा है. तो अब जनता ये जो बार बार इलेक्शन हो रहे हैं ना सर, उसको इस तरीके से देख रहा है कि ये चेक है गवर्नमेंट के ऊपर कि हमारी सुनिए. और यही एक तरीका है, सिर्फ चुनाव का तरीका है, सिर्फ वोट का ही एक तरीका है कि कोई भी सरकार हमारी बात सुन रही है या कोई भी ऑफिशियल को काम करवाया जा रहा है. सो उस सेंटिमेंट को आप कैसे एड्रेस करेंगे? क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म विल यू बी सेटिंग अप दैट देयर इज दिस काइंड ऑफ अ चेक व्हेन legislators and leaders are assured that they have been elected for 5 years and nobody can move them? बहुत वेरी गुड क्वेश्चन आपने ये अच्छा रेज किया. आप देखिए राजनारायण वर्सेज इंदिरा गांधी का केस सुप्रीम कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने भी फैसला किया इसमें, और उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम ये कह दें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होना चाहिए और प्रोविजन डाल दें कि हम कहते हैं 368 में पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू चेंज एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट शुड नॉट बी ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो वो नहीं हो सकता. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक दिल्ली के मैटर में ये कहा कि फ्रीबीज
इज यू आर इन्फ्लुएंसिंग द वोटर, और वोटर इन्फ्लुएंस होकर के उससे और वोट करता है, एंड दैट इज नॉट इन नेशनल इंटरेस्ट। वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, सिर्फ आप वोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर में होती है, फ्रीबीज का मामला छोड़ दीजिए, अगर कोई नहीं, मैं उस पे भी अकाउंटेबल, उस पे भी आ रहा हूँ, उसके बाद में भी आता हूँ। तो उस पे फ्रीबीज के बाद में कि अगर आप देखेंगे वो देंगे, तो कोर्ट ने ये माना फ्रीबीज इज बेसिकली अगेंस्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इट मीन्स इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो बार बार इलेक्शन होना, फ्रीबीज देना, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हैं और ये एंटी डेमोक्रेटिक है ये। और डेमोक्रेसी में अगर आप देखें, एक साथ चुनाव होंगे, पूरे देश में करीब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे लेबर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन। 5 करोड़ लेबर होंगे। तो आप देखिए, उनके एक बार वो जाता है तो उसके बाद में करीब 1 महीना तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब होता है। और एक मिनट, जस्ट मैं आई एम कमिंग विद बैकग्राउंड। तो उसके बाद में सारा का सारा जो है वो अफेक्ट करता है। और आप चाहते हैं कि भाई बार बार इलेक्शन होने से, अगर किसी को गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 साल मिला और वो स्टेट में इलेक्शन के लिए जाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 साल की परफॉर्मेंस आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में क्या हो सकती? कुछ नहीं हो सकती। तो एटलीस्ट जब तक आप 4 से 5 साल उसको गवर्नेंस का नहीं देंगे, पॉलिसी फ्रेम होगी, पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए बजट होगा, बजट इंप्लीमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाएगा, तो 3-4 साल वहां लग जाते हैं। तो गवर्नेंस को अगर देखना है तो कम से कम 4-5 साल उस सरकार को लगता है। 1 साल में अगर गवर्नेंस देखेंगे तो हमें उसकी पिक्चर जो है वो गलत पिक्चर होगी, और मैंडेट जो है वो गलत मैंडेट आएगा। तो गवर्नेंस अगर हम चाहते हैं कि 5 साल अगर गवर्नेंस होगी तो जनता ये सोच पाएगी कि 5 साल की गवर्नेंस ठीक है या नहीं है। लेकिन अगर हम 1-1 साल को देखते जाएंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। सर, आप इसको क्या बोलेंगे जब लोगों ने स्टेट्स के इलेक्शन को या पंचायत के इलेक्शन को ये मान के उसमें वोट करने जा रहे हैं या उन इश्यूज को दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट की तरफ से अकाउंटेबिलिटी और सेंसिटिविटी नहीं है अबाउट डिफरेंट इश्यूज। ये मैं पूछ नहीं, आप वापस क्वेश्चन फॉर्मुलेट करिए आप। जैसे किसी भी इशू को लेके आंदोलन चल रहा है, या यू वांट दैट द गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड टू इट, थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाए, गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन कहीं और किसी और पार्ट में इलेक्शन हो रहा है और वोटर्स ने डिसाइड किया है कि भाई इस मामले पे हम सुनाकर ही रहेंगे, और उसी से इन्फ्लुएंस होकर वो फिर वोट करते हैं। तो ये जो चल रहा है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्शन को अकाउंटेबिलिटी और सेंसिटिविटी जोड़ने के लिए सरकार को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? अगर एक ही बार में सबको अगर सब आश्वस्त होकर बैठ गए, हम 5 साल के लिए आ गए हैं, सुनाएंगे कैसे? हाँ, इलेक्शन इज एन अकाउंटेबिलिटी टूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, आप 5 साल के लिए चुनाव जो होते हैं, चाहे विधानसभा के, चाहे एक नहीं, आप मैं नहीं, अगर आप बताइए कि जो शुरू में जो इंटेंट, स्पिरिट एंड ऑब्जेक्ट हैं, शुरू में जब 4 जनरल इलेक्शन हुए, जब 5 साल के लिए इलेक्शन होते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो ये माना गया कि वी हैव टू सी द अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, नॉट फॉर ए लेसर पीरियड। तो लेसर पीरियड के लिए परफॉर्मेंस आ भी नहीं सकती। तो एक जब टेन्योर रखा गया है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, या हमारे जो संविधान सभा के सब लोग थे, जब भारत का संविधान लागू हुआ था वो 4 साल भी रख सकते थे, 3 साल भी रख सकते थे, कई 4 साल भी है कई कंट्रीज में। तो अगर मान लो उसमें अकाउंटेबिलिटी का अगर ये प्रिंसिपल आता कि अकाउंटेबिलिटी एडजस्ट करने के लिए, उसके लिए कम से कम एक पर्टिकुलर टेन्योर होना जरूरी है। उस टेन्योर से अगर कम होता तो अकाउंटेबिलिटी को सही मायने में अगर आप उसको मेजर करेंगे, यू कांट डू इट। और उसमें अगर शॉर्ट टर्म मेजर करना चाहते हैं, जैसे फ्रीबीज देना चाहते हैं, उसको तो मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर विकसित भारत की तरह, जैसे अब की बार का बजट आया, ये लॉन्ग टर्म का बजट है। इस बजट का फाउंडेशन जो है बेसिकली ब्रॉड है। इस बजट का फाउंडेशन 2 पिलर है मजबूत, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का। तो 2 पिलर हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ऑटोमेटिकली, इम्प्लाइडली ये
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। हम अगर सीधे किसी एक पर्टिकुलर इश्यू पे चल जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना विदाउट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक शॉर्ट टर्म का मेजर होता। तो सरकार जो है, अगर हम चाहते हैं कि बहुत देश आगे बढ़े जल्दी, तो इसीलिए हमें 5 इयर्स का टर्म किसी भी सरकार को, किसी सरकार हो, उसको हमें देना जरूरी है, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस जनता देख सके। संदीप। मैं संदीप फुकन, पॉलिटिकल ब्यूरो से। आपने अभी कहा कि आप लोग अभी विचाराधीन है कि क्या 1 साल के अंदर अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं या नहीं। अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ आपने कहा, लेकिन आप ये सोच रहे हैं। बट ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, क्योंकि 75(3) says that the government at all point has to maintain a majority. So A, is it not a violative of the constitution? Second part of my question, sir, कि जो more practical है कि आप 368 का बार बार जिक्र कर रहे हैं to amend the constitution, उसमें आपको special majority चाहिए होगा, जिसमें majority of the total membership of the house plus 2/3 majority। क्या मौजूदा सरकार में क्या आपको उम्मीद है कि आपको 2/3 majority मिलेगी? देखिए, ऐसा है कि जब हम बात करते हैं, ये इश्यू किसी पॉलिटिकल पार्टी का इश्यू नहीं, ये ऐसा नहीं कि ये बीजेपी का इश्यू है, ये नेशनल इश्यू है। और नेशनल इश्यू में मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे मेरे मित्र हैं कांग्रेस के, बहुत सारे स्टेट्स के, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट, और कई जो रीजनल पार्टीज के हैं, वो अंदर से ये चाहते हैं कि सर इसको जितना जल्दी लाओ उतना ठीक। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, आपको आप भी पता लगा लेना। कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कांग्रेस के भी हैं और दूसरी पार्टीज के भी हैं, वो चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, क्योंकि हमने नहीं, शुरुआत कांग्रेस ने की थी 68 में, करीब 9 स्टेट कोई 9 विधानसभाओं को डिसॉल्व किया था एक साथ चुनाव कराने के लिए। तो इसीलिए कोई अगर इश्यू लेके ये बैठ जाए, क्योंकि मोदी जी के ये सोच है और मोदी जी की अगर सोच राष्ट्र के लिए है, तो उसका विरोध करना वो अलग इश्यू है, वो सेपरेट इश्यू, पॉलिटिकल इश्यू। लेकिन अगर सब लोग बैठ के, तो मुझे पूरा विश्वास है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, उनकी सोच जो है, उनका विजन जो है, मुझे उस पर कोई डाउट नहीं। मैं, मेरे कमेटी के मेंबर का भी कोई डाउट नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मुझे डाउट नहीं। जब इश्यू नेशनल इंटरेस्ट का है, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का कोई आइडियोलॉजी सारी खत्म हो जाती है। नेशनल इंटरेस्ट फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी कम फर्स्ट, देन द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये इश्यू नेशनल इंटरेस्ट है, तो कहीं पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि इसको पास करा दें। और आप देखना, मैं कहता हूं कि जो अगर प्रधानमंत्री जी ने इश्यू लिया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लिया, और ये इश्यू जो है, मैं विश्वास करता हूं कि ये बिल पास होगा पार्लियामेंट के द्वारा, और सभी पार्टियां जो है, मेजोरिटी पार्टी जो है, इसको सपोर्ट करेगी। सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो पॉलिटिकल मुद्दा है, एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल आर्गुमेंट है आपका। तो इस मुद्दे पे आपका पार्टी का व्यू ओवर द लास्ट 40 years, 40 years टू बी प्रिसाइज, 50 years, ये फुल सर्कल आया है। जो जेपी मूवमेंट और गुजरात नवनिर्माण अभियान वो चला था, उस टाइम आपका आर्गुमेंट ये हुआ करता था कि हालांकि हो सकता है कि इलेक्शन 5 साल के लिए हुआ है, लेकिन अगर जनता चाहता है तो उसके बीच में भी आपको निकलना पड़ेगा सत्ता से। इसलिए आपने बोला कि ठीक है, इलेक्शन अभी भी हो, पार्लियामेंट्री मेजोरिटी हो भी हो, फिर भी हम रास्ता में उतर के आंदोलन करके सरकार को निकाल देंगे। ऐसा हुआ भी था कई जगह। तो उस आर्गुमेंट को आपने अभी छोड़ दिया, बीजेपी ने छोड़ दिया, और आप बोल रहे हैं कि अभी जो भी है 5 साल रहना ही है। देखिए, ये बात आपकी सही है। दिस आल्सो इक्वली, अगर हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे जावे, बेसिकली एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, एंड इन आवर डेमोक्रेसी द पार्लियामेंट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक। तो अगर पूरी पार्लियामेंट्री अकाउंटेबल है, और दैट अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इलेक्शन होने से खत्म नहीं हो जाती कि हमने चुन लिया और चुनने के बाद में 5 साल के लिए चुन लिया हमने, वो अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के लिए 24/7 है। ऐसा नहीं कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही होगी। अकाउंटेबिलिटी 24/7 है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जनता के प्रति। और नॉट ओनली वन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड, मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करता हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। तो अकाउंटेबिलिटी है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं।
अगर जनता उस सरकार के खिलाफ हो जाए, भली मेजोरिटी नहीं हो, लेकिन मोरल ग्राउंड पे ऐसा हुआ भी है कि और मैच्योर डेमोक्रेसी में कि सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ा। तो ऐसे इंस्टेंसेस जो आते हैं, अगर देना पड़ा तो उसमें रिमाइंडर टर्म है, 5 ईयर्स के लिए नहीं चुना जाता है, रिमाइंडर टर्म्स हैं मान लो 3 ईयर्स के लिए। तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेज होंगे हिस्ट्री में, और आने वाले टाइम में भी एक्सेप्शनल केसेज होंगे। उसके लिए हम लार्जर पॉइंट को, जो इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। इसीलिए हमें डेमोक्रेसी के बीच में एंड नेशनल इंटरेस्ट, वी हैव टू स्ट्राइक फाइन बैलेंस, वी हैव टू आल्सो कीप इन माइंड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एज वेल एज द नेशनल इंटरेस्ट। तो हमें इसमें बहुत ही इस तरह देखना है, एक्सेप्शन कांट मेक द रूल। अगर कई बार एक्सेप्शन होता है, ये नहीं कि एक्सेप्शन ऐसा होगा इसीलिए हम नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। Two questions. One, जब से ये बिल आपके कमेटी पे रेफर हुआ है, उस टाइम से लेके अभी तक इलेक्शन कमीशन और वोटर्स का जो रिलेशनशिप है, it has been based on suspicion. Election Commission is viewed as being suspicion of voters, and voters are also viewing Election Commission's actions with suspicion. So suspicion is defining the relationship between Election Commission and the voters. Number one, आपकी कमेटी के काम इस रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट करेगा? Will it lead to more suspicion? How does the committee plan to address this relationship of suspicion through its work between the Election Commission and its voters? That's the first question. Second, एक क्वेश्चन का पहले जवाब दे दो। sure. हाँ, थैंक यू। आपने तो कंक्लूजन पे पहुंच गए कि सस्पिशन की बात है। अगर किसी ने पॉलिटिकल पार्टी में, देखिए पॉलिटिक्स में हम ये नहीं कहते हैं कि वो रेड नहीं कर सकते। 2 वकील लड़ते हैं, अगर कोर्ट के सामने होता है वो अपना केस रखेगा, वो अपना रखेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी जरूरी नहीं कि हम जो सोचते हैं वही सोचें। इसीलिए हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए हम हमारी बात सोचते हैं, वो उनकी बात सोचते हैं। अगर आप इलेक्शन कमीशन पे सस्पिशन रखते हैं तो मेरा मानना कि इसको बहुत सोच समझना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके लिए आपको देयर मस्ट बी ए फाउंडेशन एंड बेसिस। अगर उस मटेरियल पे जो बोलते हम, सिर्फ बोलना, झूठ बोलना और उसका फाउंडेशन और बेसिस नहीं है, और झूठ को नरेटिव बना देना, ये तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंक्लूजन है। तो इसीलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर उस पर सस्पिशन करती है, यूँ तो जज पे कर देती है। कई लोग कहते हैं कि नहीं फैसला ठीक नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशन है, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो मेजोरिटी लोग अगर जो है, जैसे बांग्लादेश का भी देखिए, एक बार ये हाल हो गया था कि भाई कि वहाँ लोग सारे इस तरह के, ऐसा नहीं है। इस तरह करने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन जब इलेक्शन आया तो पता लग गया। तो सही सोचने वाले लोग भी उस कंट्री में खूब है और मेजोरिटी है, और उसी का परिणाम है। इसीलिए हमारे देश में भी जब बिहार के इलेक्शन के पहले कितनी बात उठाई थी, तो अगर वो बात सही होती तो बिहार में इलेक्शन में बीजेपी और हमारे एनडीए जो हमारा जो जीता नहीं, बहुत ही मेजोरिटी से जीता, जबकि खूब उठाया, खूब लोगों को गुमराह किया, लोगों ने नहीं मानी वो बात। तो इसीलिए हम उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि अगर किसी की वर्डिक्ट हो कि इलेक्शन कमीशन ये करता वो करता। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वी हैव टू ट्रस्ट, इंडिपेंडेंट बॉडी है। हमारे यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पहले हम सोचते थे कि 3 बॉडी जो हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, हम चौथा लिम्ब जो हमारा इलेक्शन कमीशन भी, और 5वां हमारा मीडिया भी है, जो कि इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। सर नहीं, मेरा पूछने का ये मतलब था कि आप अपने कमेटी के काम के द्वारा बहुत लोगों में जो सस्पिशन है, चाहे वो फॉल्स नैरेटिव के कारण से हो या झूठों के कारण से हो, अपनी कमेटी के काम से उस सस्पिशन को दूर या एट बे कैसे रख सकते हैं? वो नहीं, वो हमें अगर लगेगा कि इलेक्शन कमीशन के पास एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके पास कितने पावर होने चाहिए, उसके कितने चेक एंड बैलेंस होने चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट रूल के वक्त, प्रेसिडेंट रूल का केस हुआ, पहले किसी समय लगा देते थे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, इसीलिए हमारे इलेक्शन अलग अलग हुए थे। उस समय 69 के बाद में, 68 के बाद में खूब प्रेसिडेंट रूल लगे। तो उसके बाद में SR भूमाई का केस आया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जब भी आप इस तरह का डिसीजन लेते हैं, किसी गवर्नमेंट को डिसॉल्व करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, उस ऑर्डर को, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट उसके द्वारा अप्रूव होना जरूरी है। तो वहाँ डिबेट होगी, तो गवर्नमेंट की मनमर्जी नहीं हो सकती। तो जो पब्लिक ने, जो मेजोरिटी सरकार है,
अगर उन्होंने डिसीजन लिया है तो उस पर हम डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेजोरिटी जो है पब्लिक ने दी, ये हम समझ सकते हैं पब्लिक की मेजोरिटी है। तो उसमें इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई कि आप इस पीरियड तक ही कर सकते हैं, उसके बाद में आप जो है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के से अप्रूव होना जरूरी है। तो एक चेक एंड बैलेंस आ गया। तो हमें भी अगर लगेगा कि जो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पावर किस स्टेज तक देने हैं, एसआर बोमई का केस क्या है, उसको एग्जामिन कर करके हम उसको कंपेटिबल बना सकते हैं उस प्रोविजन को जो बिल हमारे सामने आया है। What was your second question? Maybe like misinterpreted, but you keep saying that at least 5 years चाहिए to assess whether a government, to let the government work properly, to let the schemes, ideas and the approach of the government percolate down to the people. Why only one term? Why not 2 terms? Why not 5 terms? Why is 1 term the appropriate measure of assessing a government's work? And why not less? नहीं, आपका क्वेश्चन थोड़ा फॉर्मुलेट कर दीजिए वापस। वो पूछ रहे हैं सर कि that should, why are we insisting that the government should only have 1 term if we are going by this logic that But it can be 2 term. At least Why 5 not? years. Yeah. That's- What if this is a globally, yeah. the global thinking in democratic setup, parliament form of government, or it may be a presidential form of government. If you see the global practice, it may be 4 terms or 5 terms maximum, or at 1 or 2 places I can say that it can be 6 terms. Like in Rajya Sabha, it is 6 terms because you are indirectly accountable to the public, basically in Rajya Sabha. So in Lok Sabha, you are directly accountable to the public. So 1 year period is vested in election and all this once government is formed and thereafter policy formation. तो नीचे जाने परकोलेट करने के लिए, नीचे जाने के लिए अगर आपकी योजनाएं और जैसे गरीबों के मकान है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, या रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या आपका किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको खड़ा होने में और उसको दिखने में, जनता को दिखने में, उसको पता लगता है कि भी जो पॉलिसी बनाई है वो इम्प्लीमेंट हो गया। 1 साल में क्या होगा, 2 साल में क्या होगा। तो इसीलिए ये टर्म जो है, ये टर्म आफ्टर बेसिकली डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत स्टडी करने के बाद में, और हमारे भारत के संविधान का जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वहाँ पर बहुत ही डिबेट हुआ, 2 साल 13 दिन तक डिबेट होने के बाद में भारत का संविधान बना, जिसमें 5 साल रखा जाए या 4 साल रखा जाए या 6 साल रखा जाए। तो उन्होंने 5 साल रखा, उसको डिस्कशन करने के बाद 5 साल रख दिया। अब गवर्नमेंट के पास में या किसी के पास में ऐसा एजेंडा नहीं है कि उसको 4 साल किया जाए या 6 साल किया जाए या 10 साल किया जाए। Okay. I think last question विजेता। सर मेरा नाम विजेता सिंह है। आपने बोला कि विकसित भारत के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत जरूरी है, तो आपने क्या कोई असेसमेंट किया है कि आपको कितने ईवीएम्स चाहिए होंगे जब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा? दूसरा, क्या जो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी के जो इलेक्शन है वो क्या 1 फेज में होंगे या मल्टीपल फेज में होंगे? देन इट डिफीट्स द पर्पस जो आप कह रहे हैं कि एक बार में इलेक्शन होना चाहिए। तो क्या एक ही दिन में एक ही समय पर 28 स्टेट्स के सीएम्स और भारत देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा? क्या ऐसा कोई प्लान है? देखो, दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। आपने जो 2 बातें रखी, एक तो ईवीएम की जो लॉजिस्टिक, एंड सेकंड बात जो है कि भाई कि आप क्या फेजेज में होंगे या एक दिन होंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब एक दिन होंगे। पहले मैं लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट आंसर कर देता हूँ। तो जहाँ तक 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन हो, ये पॉसिबल ही नहीं। वो फेजेज में होंगे, वो हमेशा फेजेज में होंगे। इलेक्शन कमीशन करता है, हमारा तो अपॉइंटेड डेट है, उसके पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। जैसे अपॉइंटेड डेट एक हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूँ 30 मई है सपोज 2029 की, तो उसके पहले 2034 में 30 मई के पहले अब वो इलेक्शन कमीशन जो है अपना लॉजिस्टिक देखेगा, अपना अरेंजमेंट देखेगा, पुलिस पर्सनल देखेगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखेगा। वो उसको 1 महीने में 5-6 फेजेज में कर सकता है। वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, वो कमेटी डिसाइड नहीं करेगी। वो फेजेस के लिए, क्योंकि जो कंडक्ट करेगा हम कमेटी के द्वारा उसको नहीं कह सकते कि आप इतने दिन में करिए। जहाँ तक लॉजिस्टिक की बात है ईवीएम की, देखो भारत आज इकोनॉमी, जब हम सांसद बने थे तो उसमें 18 लाख करोड़ का बजट था, आज बजट 55 लाख करोड़ का है। तो हमारे लिए 10,000 करोड़ की ईवीएम या 15,000 करोड़ की ईवीएम जो है हमारे लिए, और इतनी डबल करने के लिए कोई मुश्किल का काम नहीं। और सारे इलेक्शन जो हैं वो एक साथ हो सकते हैं। एक ईवीएम मशीन विधानसभा की हो सकती है, एक ईवीएम मशीन लोकसभा की हो सकती है। वही स्टाफ लगना, एक इधर वोट दिया, दूसरा इधर वोट दिया, फ्री हुआ।
लेकिन उसके लिए इतनी मैन पावर जगह जगह भेजना, हर बूथ पे, करोड़ों बूथ पे पूरे देश के, तो उसमें एक कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो इसीलिए ये सोचा गया भी क्यों नहीं देश में ये होने के बाद में हो सकता है कि जैसे हमारे मीडिया के दोस्त, आपको भी नेशनल इंटरेस्ट में सोचना चाहिए कि बार बार आप मतलब अब देंगे कभी कि ये वो जीत रहा है, ये जीत रहा है, या टीवी पे जो डिस्कशन होता है हो सकता है वो कम हो जाए, लेकिन आपके पास भी इश्यू बहुत होंगे दूसरे नेशनल इंटरेस्ट के वगैरह के। तो हम भी मानते हैं कि एवरीबडी शुड वर्क इन नेशनल इंटरेस्ट, इवन इट मे बी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया, व्हाटएवर मे बी, ऑल मीडिया शुड वर्क टुगेदर एंड वी शुड हैव ए वन नेशन वन इलेक्शन फॉर इन द नेशनल इंटरेस्ट। अगर मान लो उसमें देश की अगर जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो याद करेगी कि हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म किया। ये बहुत बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म है। Thank you so much. तो मैं आपकी भी हेल्प चाहूंगा। बेसिकली द प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोशल मीडिया आर द ब्रिज बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की बात को पब्लिक तक ले जाते हैं और पब्लिक की बात को गवर्नमेंट तक लाते हैं। इस ब्रिज के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, और मुझे पता है कि इंडिया में जो है ये ब्रिज बहुत सक्सेसफुली काम कर रहा है। Thank you very much, Thank you, sir. thank you, Manu. And I hope the government also works for national interest, not just Thank you. us. Thank you very much, Thank Shobna you. ji. Thank you. Thank you.